बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए ये आपके राजस्थान जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न का जो आपको टेस्ट मिल जाएगा अपने ऐप के ऊपर, बिल्कुल फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड करके आप ये टेस्ट वहाँ पे भी दे सकते हैं। कई सारे टेस्ट वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं और मैंने खुद ने जो लास्ट ईयर जो बीएसटीसी एग्जाम दिया था 2022 का, उसमें अब मेरे राजस्थान जीके के 50 में से 49 प्रश्न सही हुए थे। ये मैंने जो लास्ट बार जो परीक्षा दी थी बीएसटीसी एग्जाम 2022 का, उसमें मेरा राजस्थान जीके का स्कोर था, उसमें मेरे को 50 प्रश्न में से 49 प्रश्न सही हुए थे और एक प्रश्न मेरा उसमें गलत हो गया था। तो मैं आपको यहाँ पे इसी प्रकार से आपको जो राजस्थान जीके की जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके वीडियोस अपलोड करूंगा। तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेस्ट देने के लिए आप हमारे जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये जो प्रश्न है इन सभी का टेस्ट भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। तो आइए इसके जो 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको इस वीडियो में देखते हैं और आपके 20 में से कितने प्रश्न सही होते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि जो सीता माता अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है कोटा, बूंदी, सिरोही और प्रतापगढ़। तो सीता माता अभ्यारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ये अपने प्रतापगढ़ जिले में आती हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपके द वाला ऑप्शन है प्रतापगढ़। करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके है कि भगत पंथ का संस्थापक कौन था। तो भगत पंथ के संस्थापक ऑप्शन है आपके मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक और गोविंद गिरी। तो सही आंसर अभी तक आपने सोच लिया होगा और ये सारे के सारे जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे आपके एसटीसी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जितने भी बीएसटीसी एग्जाम हुए हैं अब तक के उन सभी के आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेस्ट देना हो तो आप अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड करके फ्री टेस्ट वहाँ पे दे सकते हैं। तो भगत पंथ की जो स्थापना की गई थी वो गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके डी ऑप्शन गोविंद गिरी। और बाकी की चर्चा कर लेते और इसमें जो ऑप्शन है इसकी, तो मोतीलाल तेजावत इन्होंने एक के आंदोलन की शुरुआत की थी। एक के आंदोलन जो मातृकुंडिया रासमी से शुरुआत था उसकी इन्होंने शुरुआत की थी। इसके अलावा इनका जो जन्म है वो कोल्यारी में हुआ था। कौन सा स्थान है ये? कोल्यारी इनका जन्म स्थान है। और जाडोल से इन्होंने अपना जो काम करना शुरू किया था, नौकरी करना इन्होंने शुरू की थी। जाडोल जो कि उदयपुर जिले में आती है जाडोल। ठीक है, इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट है फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो ये माणिक्यलाल वर्मा ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हैं। और फिर आपके विजय सिंह पथिक तो किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं ये। और सबसे लंबा चलने वाला जो राजस्थान का किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन, जो लगभग 44 ईयर तक चला था, 44 वर्षों तक। ये आपके 1897 से लगा के 1941 तक 44 वर्षों तक ये किसान आंदोलन चला था। बिल्कुल विश्व का सबसे अहिंसात्मक संगठनात्मक जो आंदोलन चला था वो अपना बिजोलिया का किसान आंदोलन था, जो कि सबसे लंबा चला था। बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में आता है? भीलवाड़ा जिले में आता है। ये रियासत काल में ए श्रेणी का, मेवाड़ का जो ए श्रेणी का ठिकाना था, ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ए श्रेणी का मतलब प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और विजय सिंह पथिक का जो जन्म है वो यूपी के बुलंदशहर के जो गुड़ावली गांव है वहाँ पे हुआ था। बचपन का जो नाम है इनका भूप सिंह गुर्जर था। क्या था ये? भूप सिंह गुर्जर थे। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि इनकी जाति क्या थी, तो भूप सिंह गुर्जर थे। ठीक है, और गोविंद गिर जो थे ये आपके बांशिया गांव में इनका जन्म हुआ था और ये जाति से ये बंजारा थे। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, देख तो अगला प्रश्न आपकी ये कि किस दुर्ग को सोनार दुर्ग भी कहा जाता है। तो सोनार दुर्ग किसको कहते हैं? रणथंभौर को, जैसलमेर को, चित्तौड़गढ़ को या फिर मेहरानगढ़ को। तो सोनार का जो किला कहा जाता है वो अपने जो जैसलमेर का किला है उसको सोनार का किला कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो सोनार का किला है जैसलमेर में। और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट की बात करें तो चित्तौड़गढ़ वाला है। और बात कर लेते हैं मेहरानगढ़ की, तो ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर जोधपुर जिले में स्थित है। रणथंभौर का जो किला है ये आपके सवाई माधोपुर जिले में आता है। ये टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो टेस्ट का जो लिंक है वो नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके ये टेस्ट आप फ्री दे सकते हैं। और भी कई सारे टेस्ट आपको वहाँ पे इसी प्रकार से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि भैंस की नस्ल कौन सी? इनमें से भैंस की नस्ल कौन सी? ऑप्शन है आपके मुर्रा, राठी, मालपुरी और सोनाड़ी। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपके इसमें मुर्रा हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपके जो मुर्रा है वो भैंस की नस्ल है। इसके जो सींग होते हैं वो जलेबी के आकार के होते हैं और ये सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। राठी जो है आपके गाय की नस्ल है, ये आपके गाय की नस्ल है। और इस गाय की नस्ल को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु जो कहा जाता है वो इस राठी गाय की नस्ल को कहा जाता है। इसके अलावा और कामधेनु किसको कहते हैं राजस्थान की? तो चंबल नदी को भी राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ये भी आप याद कर लेना, चंबल नदी को और इस राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। जो मालपुरी है वो भेड़ की नस्ल है। इसके अलावा सोनाड़ी भी आपकी जो भेड़ की ही नस्ल है। ये जो सोनाड़ी का जो प्रजनन केंद्र है, इस सोनाड़ी नस्ल की भेड़ का, उसका जो प्रजनन केंद्र है
वो आपको चित्तौड़गढ़ में का जो बोजुंदा है वहाँ पर इसका जो प्रजनन केंद्र बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ के बोजुंदा में इसका जो प्रजनन केंद्र बना हुआ है। तो कोई चित्तौड़गढ़ के साथ ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा, बोजुंदा का जो मेन जो चौराहे हैं उसके ऊपर आपको जो सरस लहरी वाला जो चौराहे हैं उसके ऊपर ये पूरा इनका सेंटर बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर। तो वही जो पशु अनुसंधान केंद्र है वही अपना जो सोनारी पशु नस्ल की जो भेड़ों का अनुसंधान केंद्र है। देखो अगला प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध जो वाटर बॉटल है जिसको हम बादल नहीं बादला हैं, क्या है ये बादला हैं। तो बादला किस जिले का प्रसिद्ध है? तो बादला ये अपने बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर बाड़मेर। तो बादला ये जिंक की एक बोतल होती है पानी की, जिसमें पानी ठंडा रहता है। आपने मारवाड़ में बहुत सारी देखी होंगी इस प्रकार की बोतलें, तो वो उनको बादला कहा जाता है। और बादले जो है ये कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जोधपुर। एक ये तो जिंक की बनी होती है, लेकिन एक जो ऊँट की चमड़ी की बनी होती है जिसको कूपी कहा जाता है। ऊँट के चमड़ी की जो बोतल बनी होती है उसको कूपी कहा जाता है। ये आपको अच्छी प्रकार से याद करनी नहीं। इसके अलावा जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री का जादूगर किसको कहा जाता है? अगर आपको याद हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और ये जोधपुर के आपके बादले प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन आपके ये कि पृथ्वीराज रासो जो है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? पृथ्वीराज रासो की जो रचना की गई थी वो चार ऑप्शन आपके सामने जयानक है, नयन चंद्र सूरी है, और मोहनोत नैनसी है, और चंद्रवर्दई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि भी था, उनका मित्र भी था, और ये उसका भी नाम है जो पृथ्वी बट ही था। तो दोनों के नाम सेम होने के कारण उनका जो नाम है वो चेंज किया गया था। और वो जो पृथ्वीराज रासो की रचना करने वाले थे वो थे चंद्रवर्दई। इनका जो बचपन का नाम है वो भी पृथ्वी बट के रूप में ही जाना जाता है। और पृथ्वीराज चौहान का और इन दोनों का एक ही नाम होने के कारण इसका नाम फिर जो चंद्रवर्दई रखा गया था। और ये जो जयानक है इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी थी, सेम नाम है ये भी, इन्हीं के दरबार में थे ये पृथ्वीराज विजय। ये एक कश्मीर के थे ये। नयन चंद्र सूरी के द्वारा जो महाकाव्य लिखा गया था, हमीर महाकाव्य। और मोहनोत नैनसी के द्वारा मारवाड़ा प्रगनारी विगत इनके द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा नैनसी ख्यात भी इन्हीं की रचना है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेनी है। इसकी पृथ्वीराज रासो की जो रचना की गई थी वो चंद्रवर्दई के द्वारा की गई थी। ऐसा माना जाता है कि हिंदी का ये पहला महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि ये जो आपका विराटनगर है, ये विराटनगर इसकी जो राजधानी है वो क्या थी? यानी कि विराटनगर किसकी राजधानी थी ये आपको बताना है। तो विराटनगर ऑप्शन आपके सीवी, सूरसेन, कुरु या फिर मत्स्य। इनमें से जो विराटनगर है वो किसकी राजधानी थी? कौन से जनपद की राजधानी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मत्स्य जनपद जो था उसकी ये राजधानी हुआ करती थी। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। और ये जो मत्स्य जनपद है इसके अलावा अभी आपको जो एकीकरण के समय भी मत्स्य नाम को याद कर लेना है। तो मत्स्य संघ बना था वो भी आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। इसमें 4 रियासतें थी, वो मत्स्य संघ अलग था और ये मत्स्य जनपद अलग था, ठीक है। तो आपको इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। अभी ये जो बैराट के नाम से भी इसको जाना जाता है, विराटनगर को बैराट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अच्छी प्रकार से इनको याद करें। सीवी जो है उसकी राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी, मध्यमिका या मध्यमिका भी कहते हैं इसको, नगरी जिसको वर्तमान में कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ के पास में ये एक गांव है, ऐतिहासिक गांव है, तो पुरातात्विक महत्व का गांव भी है ये। तो ये जो नगरी है इसकी राजधानी ये सीवी की राजधानी नगरी हुआ करती थी, जिसको मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता था। नगरी अलग है और नगर अलग है। नगरी चित्तौड़गढ़ में है और नगर अपना यहाँ पे आएगा आपके टोंक में। नेक्स्ट है सूरसेन, ये मथुरा है उससे संबंधित है। कुरु ये आपके हरियाणा क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके है कि राजस्थान में जो सूती वस्त्र की जो मिल है वो पहली सूती वस्त्र की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन है लाखेरी बूंदी में, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, ब्यावर अजमेर में, और गोटन नागौर में। सबसे पहले सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना की गई थी वो आपके ब्यावर में की गई थी, और दामोदर दास जो राठी हैं उनके द्वारा की गई थी, और जिनको राजस्थान का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा ये ब्यावर के अंतर्गत ये राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। तो फिर ये लाखेरी बूंदी को हम क्यों याद करें? तो उसको तो आपको इसलिए याद करना है क्योंकि यहाँ पे पहली जो पहली सीमेंट फैक्ट्री लगी थी राजस्थान में वो लाखेरी बूंदी के अंतर्गत ही लगी थी। फिर इस भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ को क्यों याद करना? तो यहाँ पर पहले शुगर मिल लगी थी, दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, जो निजी क्षेत्र की पहली शुगर मिल के रूप में जानी गई थी।
ब्यावर का आप सभी को पता ही है। गोटन नागौर को क्यों याद करना है, यहाँ पर सफ़ेद सीमेंट का कारखाना लगा था, जेके वाइट सीमेंट का कारखाना लगा था। राजस्थान में 3 स्थानों पर जेके सीमेंट के जो इस वाइट सीमेंट के जो प्रमुख कारखाने हैं, जिसमें आपका एक तो जो गोटन है नागौर का, वहाँ पे जो जेके सीमेंट का कारखाना है। इसके अलावा मांगरोल जो निम्बाहेड़ा के पास में है, वहाँ पे भी आपके जेके सीमेंट का जो सफ़ेद वाइट सीमेंट का कारखाना है। इसके अलावा बिरला जो सीमेंट है उसका जो सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है वो खारिया खंगार, आपको याद कर लेना, खारिया खंगार भोपालगढ़ में है, जोधपुर में, वहाँ पर है जो सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। तो ये कुछ प्रमुख एक्स्ट्रा जानकारी है, वो भी आपको इसी प्रकार से आगे की वीडियो में और हम देते रहेंगे। आप चाहे तो चैनल को अच्छी प्रकार से सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना, फ्री टेस्ट देने के लिए कई सारे टेस्ट वहाँ पर अपलोड कर रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर कहलाता है? ऑप्शन आपके केशोरायपाटन, मंडोर, डीग और है अपने जालरापाटन। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं घंटियों के शहर की। तो घंटियों का जो शहर कहा जाता है वो नाम से ही पता चला, इसको सिटी ऑफ बेल्स के नाम से भी जाना जाता है, सिटी ऑफ बेल्स के नाम से भी जाना जाता है घंटियों का शहर अंग्रेजी में। तो ये सिटी ऑफ बेल्स जो है अपने झालावाड़ का जो स्थान है, ये जालरापाटन, इसको कहा जाता है, ये घंटियों का शहर कहा जाता है। वहाँ बहुत सारे मंदिर होने के कारण इसको घंटियों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा केशोरायपाटन ये आपके बूंदी में है, भगवान विष्णु केशव की जो मूर्ति वहाँ पे है, मंदिर में है, और तो उनका प्रमुख मंदिर है यहाँ पे। मंडोर ये आपके जोधपुर में स्थित है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर जो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल हैं। इसके अलावा जो रावण का ससुराल है, यानी कि मंदोदरी का जो गाँव है, वो मंडोर के रूप में ही जाना जाता है। डीग ये फंवारों और जल महलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। ये किस जिले में आता है? ये आपके भरतपुर जिले में आता है। ये कौन से जिले का है? ये भरतपुर जिले में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके जालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है, कौन से शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, बावड़ियों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है, आप इसका उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताना। बावड़ियों का शहर, जैसे घंटियों का शहर पूछा गया परीक्षा में, वैसे आपके बावड़ियों का शहर भी पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर आप ज़रूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि कंदोरा नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती हैं। ठीक है, देखो आभूषण से संबंधित आपके एक क्वेश्चन फिक्स आता है, तो आप आभूषण को याद कर लेना अच्छी प्रकार से। और इसका जो ऑप्शन आपके सामने कि कंदोरा जो पहना जाता है नाक में, या फिर पैर में, कमर में, या फिर कान में। तो कंदोरा जिसको हम करदनी भी कहते हैं, कमरबंद भी कहते हैं, इसका जो नाम होता है, तो करदनी भी कहा जाता है इसको। तो ये कमर में पहना जाने वाला एक आभूषण होता है। ठीक है, इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। तो ये तो आपके हो जाएगा कमर का आभूषण। इसके अलावा आपको जो नाक के आभूषण है वो भी याद कर लेना है, और पैर के आभूषण है वो भी याद कर लेना है, और कान के आभूषण भी याद कर लेना है। एक आभूषण होता है मादलिया, ये बार बार पूछा जाता है। तो आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि मादलिया नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। ठीक है, इसका उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर आपके अगला प्रश्न है कि गौरबंद किस पशु के श्रृंगार किया जाता है। तो गौरबंद से जो श्रृंगार किया जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, गाय का, घोड़े का, ऊँट का, या फिर गधे का। ये किस पशु का जो आभूषण है गौरबंद, तो ये आपके ऊँट का आभूषण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इसमें। ठीक है, ऊँट का जो श्रृंगार किया जाता है वो गौरबंद नामक आभूषण के द्वारा किया जाता है, और बाकी गाय, घोड़ा और गधे से संबंधित ये गौरबंद नहीं। आपने ये गाना भी सुना होगा, गौरबंद वाला गाना, तो ये आपके ऊँट से संबंधित है। इसमें एक ऊँट के जो श्रृंगार है उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये है कि सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था। देखो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक में 4 ऑप्शन क्या क्या है, मीठालाल व्यास है, भोगीलाल पांड्या है, गोकुलभाई भट्ट है, और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हैं। हमारे यहाँ पे पूछा गया है सिरोही प्रजामंडल की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके गोकुलभाई भट्ट। गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है, और ये गोकुलभाई भट्ट जिनको जो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मीठालाल व्यास इनको आप जानते ही हैं, इनके द्वारा जो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। भोगीलाल पांड्या ये वागड़ की गांधी के रूप में जान पहचान है इनकी, और डूंगरपुर प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना की थी। बात कर लेते हैं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी की, ये है अपने बांसवाड़ा के प्रजामंडल से संबंधित हैं। इन्होंने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना करवाई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन को तो उत्तर देखेंगे ही, साथ के साथ जो बाकी के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं उनके उत्तर भी हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार से जैसे मैंने बीएसटीसी परीक्षा में लास्ट ईयर जो आपके 50 प्रश्न जीके के पूछे गए थे, उनमें से मेरे 49 क्वेश्चन सही हुए थे राजस्थान जीके के।
तो वो इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे तैयारी करवाने वाला हूँ, ताकि आपके जो 50 में से 50 प्रश्न राजस्थान जीके के सही हो जाए। जैसे मेरे 50 में से 49 नंबर आए थे, 49 क्वेश्चन सही हुए थे, वैसे ही आपके भी ये जो 50 में से 50 प्रश्न राजस्थान जीके के पूरे हो, ऐसे हम यहाँ पे आपको तैयारी करवाने वाले हैं। तो आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐप के ऊपर टेस्ट दें, बिल्कुल फ्री टेस्ट आपको वहाँ पे कई सारे दे रखे, तो आप उनको ज़रूर वहाँ पे देखना, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। देखो अगला प्रश्न 13वां, ये जामर कोटला की जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, सोना के लिए, या फिर सीसा जस्ता के लिए? देखो बात हो रही है यहाँ पे जामर कोटला की। जामर कोटला जो प्रसिद्ध है वो रॉक फॉस्फेट के लिए जाना जाता है। और जामर कोटला ये किस जिले में आता है? ये आता है उदयपुर जिले में। जामर कोटला ये उदयपुर जिले में आता है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध। इससे उर्वरक बनाया जाता है, रॉक फॉस्फेट से उर्वरक का निर्माण किया जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें रॉक फॉस्फेट। यूरेनियम के लिए हाल ही में कौन सा जो स्थान है वो प्रसिद्ध है? तो सीकर जिले का जो एक गाँव है, सीकर का रोहिल गाँव, कहीं कहीं आपको इसका नाम आपको रॉयल गांव भी देखने को मिल सकता है। रोहिल के दो या रॉयल के दो, दोनों नाम देखने को मिलेंगे। यह गांव आपका जो यूरेनियम के लिए हाल ही में जो विश्व भर में चर्चा में है, तो इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। सोने के लिए आप याद करेंगे ये जिसे आनंदपुर और भूकिया है बांसवाड़ा जिले का। इसके अलावा जो भीलवाड़ा जिले का देवतलई है, कोटड़ी वगैरह जो इस आसपास का जो स्थान है भीलवाड़ा जिले में, तो देवतलई नामक स्थान पर जो हाल ही में सोने की खुदाई के कारण ये चर्चा में रहा था, तो इसको भी आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। ठीक है, तो इसको भी आप बहुत ही अच्छी प्रकार से याद कर सकते हैं और आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। सीसा जस्ता के लिए अपना जो जावर है उदयपुर का, वो फेमस है। जिंक की वहाँ पे जो खदान है, और भी राजस्थान के कई ऐसे स्थान हैं जहाँ जो सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है अपना कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन आपके 6%, 8%, 9.57% या फिर 10.41%। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का लगभग ये 10.41%। इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, 10.41%। इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। और राजस्थान अपने भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, 1/10 भाग अपने केवल अकेले अपने राजस्थान का क्षेत्र आता है। पूरे भारत का 1/10वां हिस्सा, 10 में से 1 भाग अपना राजस्थान है, बाकी 10 भाग बाकी के 27 राज्य आते हैं। तो इसको आप अच्छी प्रकार से देख लेना, 10.41% जो भाग है अपने राजस्थान का क्षेत्रफल आता है। ठीक है, आप जो ये टेस्ट अपने ऐप के ऊपर भी डाल रखा मैंने, तो आप ऐप के ऊपर भी जाके इस टेस्ट को दे देना। ठीक है, वहाँ पर आप अपनी रैंक वगैरह भी देख सकते हैं। और टेस्ट अगर आपको अच्छा लगे तो अपने बाकी के दोस्तों के साथ में भी अपना जो स्कोर है उसको व्हाट्सएप के ऊपर अपने स्टेटस के ऊपर लगा सकते हो। अगला प्रश्न आपके कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया है वो कौन होता है? प्रधान होता है, ग्राम विकास अधिकारी यानी कि सचिव होता है, या फिर सरपंच होता है, या उप सरपंच होता है? तो आप सभी को पता होगा जो ग्राम पंचायत है वो उसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? सरपंच होता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके सरपंच। लेकिन इसके जो 2-3 ऑप्शन और हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो प्रधान जो होते हैं वो पंचायत समिति के मुखिया होते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो जिला परिषद होती है, जिला परिषद, ठीक है, पंचायत समिति के मुखिया प्रधान होते हैं और ग्राम पंचायत के होते हैं सरपंच। तो जिला परिषद का जो सदस्य ये मुखिया होता है वो कौन होता है, उसको क्या कहा जाता है? कमेंट करके उसको बताना। और ग्राम विकास जो अधिकारी है, पहले इसको ग्राम सेवक के रूप में जाना जाता है। ग्राम विकास अधिकारी को पहले ग्राम सेवक के रूप में जाना जाता था। और अपन इन सभी को जो सचिव कहते हैं, तो वो जो सचिव हैं उसको भी वर्तमान में वीडीओ के नाम से जाना जाता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी। और इसका जो नाम बदला गया था ग्राम सेवक से ये ग्राम विकास अधिकारी, वो एक धारा है 89, उसमें संशोधन किया गया था। तो आपसे पूछे कि कौन सी धारा में संशोधन करके पद नाम ग्राम सेवक से बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया है, तो उस धारा का कितना है संख्या? 89 है, आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। और उप सरपंच जो है वो आपके ग्राम पंचायत से संबंधित ही होता है, तो यह आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है। देखो अगला प्रश्न आपके ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपको सबसे छोटा जिला बताना है क्षेत्रफल के अनुसार। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। जैसलमेर, जयपुर, धौलपुर और जोधपुर। ये बात तब हो रही है जब राजस्थान में 33 जिले हैं। अभी घोषणा हुई है, लेकिन अभी राजस्थान में 50 जिले नहीं हैं। अभी जो घोषणा हुई है उसके अनुसार जो वर्तमान में जिले हैं वो 33 हैं।
जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ये 33 जिले, तो उनके अनुसार ये इस प्रश्न की बात की जा रही है। तो इसके अनुसार इसका जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा हो जाएगा, इसमें धौलपुर जो जिला है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है वर्तमान में। और ये आपके जो जिला है वो सबसे छोटा जिला होने के साथ ही सबसे पूर्वी जिला भी है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपके हो जाएगा सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। सबसे पहले जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय जो सबसे पहले होता है वो यहीं पे होता है, और सूर्यास्त भी सबसे पहले यही होता है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो जाएगी कि जहाँ पहले सूर्योदय होगा तो सूर्यास्त भी सबसे पहले वहीं होगा। तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो सबसे अंत में सूर्यास्त होता है वो राजस्थान के किस जिले में होता है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। बात करें तो जैसलमेर की, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जो जिला है वो क्षेत्रफल के अनुसार जैसलमेर जिला है। फिर जयपुर है वो अपने जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है, और जोधपुर ये दूसरा सबसे बड़ा शहर के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको हमने इस वीडियो में इस प्रश्न के साथ में देखा। आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो बात हो रही है यहाँ पे संसद की, तो संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं, 10, 25, 35 या फिर 200। तो बात हो रही है यहाँ पे संसद की, और संसद में आप सभी को पता होगा कि संसद के 3 अंग होते हैं। अंग की बात करें तो 3 होते हैं, ठीक है, 3 तो इसके अंग होते हैं और 2 सदन होते हैं। अंग में कौन कौन सा आता है, अंग में आता है आपका राष्ट्रपति ये अंग के अंतर्गत आता है, और लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 तो होते हैं अंग। और सदन की बात करें तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अपन यहाँ पे जो बात हो रही है वो संसद में, तो संसद में जो सदस्य होते हैं वो सांसद कहलाते हैं, चाहे वो आपके लोकसभा के हो या फिर वो आपके राज्यसभा के हो। तो दोनों को मिला के आपको इसमें से उत्तर देना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जोड़ करेंगे तो उन दोनों की संख्या की जो जोड़ है वो संसद के सदस्यों के बराबर आएगी। तो कितने हो जाएंगे, वो 35 होते हैं, क्योंकि जो 10 सदस्य हैं वो तो हो जाएंगे आपके राज्यसभा के, और 25 जो सदस्य हैं वो हो जाएंगे आपके लोकसभा के, और टोटल जो 35 हैं वो हो जाएंगे आपके राजस्थान से संसद में सदस्य। फिर तो ये 200 को क्यों याद करें, तो 200 क्या है आप सभी को पता ही होगा। राजस्थान के जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो कितने हैं, वो आपके 200 हैं। एमएलए जो है राजस्थान में टोटल वो कितने हैं, 200 हैं। और अभी वर्तमान में जो महिला एमएलए हैं उनकी संख्या भी आपको याद कर लेनी है, वो है 27 महिला विधायक हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसमें। तो अच्छा, इसके अलावा आपको इनके सदस्य का जो नाम, अध्यक्ष का जो नाम है वो भी याद कर लेना है, ठीक है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष, उसको कहा जाता है सभापति। क्या कहते हैं उसको, सभापति कहा जाता है। और ये सभापति कौन होता है, जो अपने देश का उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में श्रीमान जगदीप धनखड़, जो कि झुंझुनू जिले के निवासी हैं, अपने राजस्थान से संबंधित हैं। तो ये भी वर्तमान में ये राज्यसभा के सभापति हैं, ये अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। कौन होता है इसका सभापति, पदेन सभापति। ये सभापति कौन होता है, तो ये जो देश का उपराष्ट्रपति होता है तत्कालीन, वो उस राज्यसभा का सभापति होता है। फिर बात कर लेते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो उनको लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ही जाना जाता है। और ये कौन है वर्तमान में, तो ये है श्रीमान ओम बिरला, जो कि अपने राजस्थान से ही संबंधित है। ये भी ओम बिरला जो है अपने राजस्थान में ये कोटा बूंदी का जो संसदीय क्षेत्र आता है उनका, वहाँ से ये निर्वाचित हुए हैं। तो आपको ये भी अच्छे प्रकार से याद कर लेना। खास बात अभी की ये है कि भारतीय जो संसद है उसके दोनों सदनों की जो बागडोर है वो राजस्थानियों के हाथ में है। राज्यसभा संभाल रहे हैं जगदीप धनखड़, और लोकसभा संभाल रहे हैं ओम बिरला। तो दोनों ही राजस्थानी हैं और दोनों ही अध्यक्ष अपने राजस्थान से संबंधित है, इसलिए के लिए भी दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम 200 सदस्य हैं, विधानसभा के हैं। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन है अभी वर्तमान में, तो ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये नाथद्वारा से विधायक है। भी हाल ही में अभी वर्तमान में ये नाथद्वारा से विधायक है डॉक्टर सीपी जोशी। डॉक्टर सीपी जोशी ये नाथद्वारा से विधायक हैं और ये भी राजस्थान की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष हैं। आप एक सीपी जोशी से और कन्फ्यूज हो सकते हैं। एक सीपी जोशी अभी जो चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं, एक सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं और इनको भी हाल ही में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो बीजेपी के जो भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के, वो सीपी जोशी ये हैं। और ये डॉक्टर सीपी जोशी हैं जो कि
नाथद्वारा से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और अभी ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो दोनों सीपी जोशी अलग अलग हैं, ये कांग्रेस के हैं और ये भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में। इनसे पहले बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कौन था, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वो आपके चूरू से संबंधित है, चूरू से विधायक है वो, तो उनका नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन सीपी जोशी का जो प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले इनके बीजेपी का जो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष है वो कौन थे, कमेंट करके इसका उत्तर ज़रूर बताना। देखो अगला प्रश्न आपके कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन शपथ जो दिलाई जाती है वो उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वो दिलाता है। ठीक है, तो नियुक्ति में और शपथ दिलाने में अलग अलग व्यक्ति होते हैं, ये आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। अच्छा, एक राज्यपाल से मेरे को भी एक चीज़ याद आई अभी हाल ही में, कि अभी हाल ही में एक राजस्थान के व्यक्तित्व हैं जो पहले बीजेपी के विधायक रहे हैं। ठीक है, उदयपुर से वो विधायक हैं और उनको अभी हाल ही में असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो बीजेपी के कौन से पूर्व विधायक हैं जिनको अभी हाल ही में यहाँ पे असम का जो राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी हमारे जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं। प्रथम राज्यपाल की बात करें तो गुरुमुख निहाल सिंह थे, जो कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के पहले ये अपने गवर्नर बने थे, इनके राज्यपाल बने थे। ठीक है, तो आपको इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। और राष्ट्रपति की बात करें तो भी द्रौपदी मुर्मू अपने भारत की महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि अपने राजस्थान की बहू के रूप में इनको जाना जाता है, और वो पहली राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति, और वो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रही थी। ये अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये भी आदिवासी राज्यपाल के रूप में रह चुकी हैं, प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल के रूप में। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छी प्रकार से फैक्ट याद कर लेना है। और उपराष्ट्रपति तो अभी वर्तमान में अपने राजस्थान के ये कौन है, ये जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। देखो अगला प्रश्न देखो 19वां, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है। देखो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दो प्रमुख विक्ट्री टावर के रूप में, दो प्रमुख ये टावर के रूप में इनको जाना जाता है। ये तो जैन कीर्ति स्तंभ के रूप में जाना जाता है, और ये एक विजय स्तंभ है जो कि महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सोनारगढ़ या फिर जयगढ़। तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ जो बने हुए हैं वो महाराणा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ, और ये जैन कीर्ति स्तंभ है जो कि जैन व्यापारी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दोनों के दोनों जो स्तंभ हैं वो अपने चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। कहाँ पे, ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये 7 मंजिला है और ये हमारा 9 मंजिला विक्ट्री टावर है। ये महाराणा कुंभा के द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था, और वर्तमान में ये 2-3 संस्थाओं का प्रमुख है जो लोगों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एक तो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का लोगो है, ये चित्तौड़ का किला दिखेगा उसमें, राजस्थान पुलिस का ये लोगो बना हुआ है। इसके अलावा जेके सीमेंट का भी यही लोगो है। चित्तौड़ का किला आपको उसमें, किले का मतलब वो विजय स्तंभ उसमें आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो एक सावरकर, अभिनव सावरकर नाम की कोई संस्था है, उसका भी ये एक विजय लोगो के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो ये आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये दोनों। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है, दुर्ग है, उसके कितने प्रवेश द्वार हैं, तो वो आपके उत्तर हो जाएगा 7 प्रवेश द्वार हैं, जो 7 प्रवेश द्वार से होकर चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया जाता है दुर्ग में। फिर आपके कुंभलगढ़, जो कि महाराणा कुंभा का जो शिल्पी था, ठीक है, जिसका नाम मंडन था, उसकी देखरेख में इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और इससे पहले इसका जो प्रारंभिक निर्माता था वो संप्रति था, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। फिर जो अवशेष बच गए थे उसके ऊपर वापस महाराणा कुंभा के द्वारा इस पर निर्माण कार्य करवाया गया था। और मंडन जो था इसका शिल्पी था, प्रमुख वास्तुकार कौन था, इसका शिल्पी था वो मंडन था। सोनारगढ़ का जो किला है वो आपके जैसलमेर जिले में स्थित है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट इसको कहा जाता है। और जयगढ़ का जो किला है ये अपने जयपुर में स्थित है। ये ईगल की पहाड़ी पर स्थित है, इसको अंग्रेजी में ईगल की पहाड़ी या फिर चिल्ला का टीला, जो चील होती है, चील, इसको चिल्ला कहा जाता है, चिल्ला का टीले के ऊपर ये
स्थित है। तो आपको पूछे कि कौन सा किला चिला के टीले पर स्थित है, तो उसका उत्तर क्या करेंगे, हम जयगढ़ करेंगे। और कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो सबसे विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में इसको जाना जाता है। 36 किलोमीटर लंबी ये दीवार है और इसके ऊपर ऐसा कहा जाता है कि 7 घुड़सवार एक साथ उसके ऊपर चल सकते हैं, ये दीवार इतनी चौड़ी है। इसको भारत की महान दीवार के रूप में जाना जाता है, पहचान इसकी मिली हुई है, विश्व रिकॉर्ड इसका बना हुआ है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है, ठीक है। और टेस्ट आपको देना है, तो आप हमारा जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। कई सारे आपके BSTC के टेस्ट वहाँ पर अपलोड मिलेंगे, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। BSTC एग्ज़ाम देने के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो राजस्थान जीके के लिए आप जो बहुत ही खुश होंगे कि हमने जो अच्छी तैयारी की थी। एक ऐसे चैनल के साथ में हम जुड़े थे जहाँ पर हमको जो राजस्थान जीके से संबंधित हमको बढ़िया जो वहाँ पे तैयारी करवाई गई थी। तो हम इसी प्रयास में आपके लिए और आगे प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर किया करें। साथ ही ऐप को डाउनलोड करके जो टेस्ट का जो स्कोर होता है उसको भी आप अपने स्टेटस पे या फिर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी ये टेस्ट दे सकें। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि फल्गुबाई या फलकबाई नहीं फल्गुबाई है, तो फल्गुबाई ये किस नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। फल्गुबाई आपके तेरहताली, गौरी, भवाई या चरी। तो फल्गुबाई जो नृत्यांगना है वो आपके चरी नृत्यांगना है। ये किशनगढ़ की जो गुर्जर जाति की महिलाएं होती हैं वो इसमें नृत्य जो करने वाली महिलाएं होती हैं वो महारत हासिल है। ये किशनगढ़ की जो फल्गुबाई है वो इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और ये गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा विशेष तौर पर किया जाता है। ये तेरहताली नृत्य लोक देवता बाबा रामदेव जी हैं उनके मेले में किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और पाली जिले के पादरला गांव की जो मांगी बाई हैं वो इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। आपने नाम सुना होगा मांगी बाई का। ये मांगी बाई 13 मजीरे बांध कर 13 नृत्य करती हैं। बात कर लेते हैं गौरी की। तो गौरी तो आप सभी को पता ही है, गौरी मेवाड़ की प्रसिद्ध है। मेवाड़ में भील जनजाति के द्वारा ये किया जाता है और लगभग 40 दिनों तक किया जाने वाला एक लोक नाट्य है। लोक नाट्य है, इसको नाट्यों का मेरुदंड के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप इस तरह से याद कर लें। और भवाई जो है वो भी एक लोक नाट्य है। केकड़ी के जो बिग्गाजी जाट थे उनके द्वारा ये भवाई का शुभारंभ किया गया था और वर्तमान में इसके कई प्रमुख जो कलाकार हैं और इसको जो मान्यता प्राप्त है कि भवाई है एक लोक नाट्य के रूप में जाने जाती है, लोक नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है। आगे का क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ये कई क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने आपको बताएं। 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताना। ये 20 क्वेश्चन नहीं है, इस 20 क्वेश्चन के साथ में आपने लगभग जो 100 प्रश्न इस वीडियो में देखे होंगे। कम से कम माने तो 100 प्रश्न आपने इस वीडियो में तैयार कर लिया। आधे घंटे का ये वीडियो है और 20 प्रश्न की जगह पर आपने लगभग 100 प्रश्न तैयार किए। आपको इसी प्रकार से आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना जो एंड्रॉयड ऐप है उसको आप डाउनलोड करके हमारे जो सारे टेस्ट हैं फ्री टेस्ट वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फ्री टेस्ट में जाके तो उन टेस्ट को आप वहाँ पे दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और जिस प्रकार से मैंने राजस्थान जीके के पेपर में आपकी जो BSTC एग्ज़ाम दिया था लास्ट वाला, उसमें 50 में से 49 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, वैसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो 50 में से 50 प्रश्न सही होंगे। और हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको थोड़ा सा जो पूर्व प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करना है। तो निश्चित रूप से मैं आपको सारे के सारे पहले के पेपर में करवाऊंगा। ये जो 20 क्वेश्चन है वो आपको 2021 के पेपर में, 2021 के पेपर में और 2022 के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। मैंने ये 20 क्वेश्चन बनाए, उन्हीं में से आपको ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है ये वीडियो। आगे भी और आपको इसी प्रकार का वीडियोज़ मिलता रहेगा यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।